Good morning, everyone. Today, we are going to study the various properties of the colloidal solution. In my last video, I have discussed various methods of preparation of the colloidal soil, and after that, in the next part, we will discuss the various unique properties of the colloidal soil. Out of all these properties, we have discussed the optical properties, जिसको आपने टिंडल इफेक्ट और टिंडल कोन के फॉर्म में स्टडी किया था. We have discussed the heterogeneous nature and we have discussed the stability of the colloidal soil. Today in this video, we will discuss few more properties of the colloidal soil, and out of these one is important, that is the electrical properties. First of all, the question arises, and what is the cause of the development of the charge on the colloidal particles? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट क्यों होता है. मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आपने बनाया, जैसे कि आपने सिल्वर आयोडाइड का AgI का एक कोलोइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर कर लिया, तो आप समझ लीजिए ये कैसे हम समझेंगे कि सेंटर वाले पार्ट में Ag पॉजिटिव आयन होगा और उस Ag पॉजिटिव आयन की सराउंडिंग में बहुत सारे I नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे. तो इसका मतलब ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर जो आपने प्रेसिपिटेट बनाया है, उस प्रेसिपिटेट की आउटर लेयर नेगेटिवली चार्ज होगी या नहीं होगी. अब उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ क्वांटिटी KI की वहाँ पर ऐड कर दी. तो KI की कुछ क्वांटिटी ऐड करने पर क्या होगा, द KI टूट जाएगा और K पॉजिटिव आयन आपके प्रेसिपिटेट के नेगेटिव चार्ज आयन के चारों तरफ एक लेयर सेटअप कर देंगे. इसका मतलब सेंटर में Ag पॉजिटिव आयन, उसके बाद I नेगेटिव आयन की लेयर और उसके बाद एक K पॉजिटिव आयन की लेयर सेटअप हो जाएगी. एंड दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate is converted to the positively charged particle. So in this way, all type of the colloidal particles having some charge on its surface. ठीक है, तो हम ये एस्टिमेट करके चलेंगे कि कोई भी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज होता ही है, चाहे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों. एंड इन दिस क्लासिफिकेशन we have discussed some of the common examples of the negatively charged particles and some of the common examples of the positively charged colloidal particles. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल्स दिया बहुत सारे मेटेलिक पार्टिकल, जैसे कॉपर है, Ag है, Au है. इन सॉल्ट्स के आसपास कोई ना कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की लेयर होगी, जैसे मैंने बताया अभी कि पेप्टाइजेशन के टाइम पर ऐसा हो जाता है. वाइल इन केस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में आपके एग्जाम्पल हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मेटल सल्फाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, स्टार्च, गम, जिलेटिन एट्सेट्रा, ये सब नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं और ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो मैंने बता दिया कि वाई द डेवलपमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स टेक प्लेस. जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सिल्वर आयन के आसपास AgI के ऊपर ये I नेगेटिव आयंस की लेयर का सेटअप होना. डायग्रामेटिकली इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंटर में Ag पॉजिटिव आयन, फिर I नेगेटिव आयंस की लेयर और K पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक लेयर सेटअप कर देते हैं. तो इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रिप्रेजेंट होता ही है किसी भी कोलोइडल सॉल्ट्स के अंदर. तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, अब एक टर्म इस अकाउंट में आपको पढ़नी पड़ेगी, व्हाट यू मीन बाय द जेटा पोटेंशियल.
या सिंपली इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स क्या होती है, या व्हाट डू यू मीन बाय द जेटा पोटेंशियल। जैसे आपको मैंने बताया सेंटर में Ag नेगेटिव आयन, Ag नेगेटिव के बाहर K पॉजिटिव आयन की लेयर, जो ये I नेगेटिव लेयर है ये तो फिक्स्ड लेयर होगी। क्यों फिक्स्ड लेयर होगी? क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल्स को बनाने के लिए एसेंशियल लेयर थी। आउटर लेयर का नेगेटिवली चार्ज होने के कारण अब आपके सराउंडिंग में बहुत सारे K पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक लेयर सेटअप कर लेते हैं, और जो K पॉजिटिव आयन की लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। तो I नेगेटिव की फिक्स्ड लेयर है और K पॉजिटिव आयन की डिफ्यूज लेयर है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, एंड दिस पोटेंशियल नोन एज द zeta potential. So this zeta potential is a basic terms which is used to distinguish, which is used to determine the potential develops by the colloidal particles. ठीक है, तो वन टर्म्स अंडर दिस हेडिंग जो आपको करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है जो ट्रू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कोलाइडल पार्टिकल्स की होती है उसमें नाम आता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आप इसको केटाफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं या कैटाफोरेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कैटाफोरेल्स या व्हाट डू यू मीन बाय द कैटा इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो हम एक यू शेप की ट्यूब के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दीजिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दीजिए, इसमें कोई एक प्लस वाला है और एक माइनस, एक कैथोड है और एक सपोज कोई भी एनोड है। मैंने अभी अभी पिछले सेगमेंट में ये डिस्कस किया कि कोलाइडल पार्टिकल्स अपने पर कोई ना कोई चार्ज कैरी करते हैं, and this charge may be the positively charged and this charge may be the negatively charged। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन कोलाइडल पार्टिकल पर तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, अगर इन पार्टिकल्स पे चार्ज नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को इन यू शेप की ट्यूब के अंदर प्लेस करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस मूवमेंट नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। तो कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है द टेंडेंसी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, जो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ मूव करने की टेंडेंसी को शो करते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, दिस इज द टर्म्स इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके एग्जाम में ये टर्म अच्छे से पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम एक प्रॉपर्टी और भी लेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? आप सभी को मालूम है ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, वो फिनोमिना जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट या डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके किसी भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को आप ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा। सॉल्वेंट का मूवमेंट अब कहाँ से कहाँ होगा, अपनी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से अपनी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, एंड इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म दिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड द फिनोमिना इन विच द movements of the dispersion medium take place from the lower concentration toward the higher concentration under the influence of the electric current that known as the electroosmosis. तो this electroosmosis is a important term जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्लक्चुएशन, या सिंपली यू कैन से प्रेसिपिटेशन, या फिर सिंपली यू कैन से कोएगुलेशन। कोएगुलेट करने का मतलब होता है जम जाना, मतलब फ्रीजिंग से मतलब नहीं है, मतलब एक थिक मास में या किसी भी आपके कोलाइडल पार्टिकल की डेंसिटी का बढ़ जाना। तो कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस of the aggregations together of the colloidal particles so
there is no change into their large size particle which is called in a form of the precipitate। आपको मालूम है कोएगुलेशंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी कोलोइडल साइज पार्टिकल है, सेंटर में कोई कैटायन होगा और सराउंडिंग में बहुत सारे एनायन प्रेजेंट होंगे। अब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वहाँ पर ऐड कर देते हो, इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो Ki है, आपने एग्जाम्पल लिया Ki का, तो Ki जो आयंस हैं वो अपने कैटायन को रिलीज करेंगे और वो कैटायन उनके चारों तरफ एक लेयर सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो कोलोइडल साइज पार्टिकल था, इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन इन अ फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोएगुलेशन। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं अपने कोलोइडल सॉल्यूशन में, आप सभी ने अभी जेटा पोटेंशियल पढ़ा है, उसके बेस पर मैंने क्या बताया कि एक कोलोइडल पार्टिकल्स पर दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक फिक्स्ड लेयर होती है और एक मोटाइल लेयर होती है या फिर डिफ्यूजिंग लेयर होती है। तो डिफ्यूजिंग लेयर पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल तो होंगे, या तो वो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा। अब जैसे ही मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करूँगा, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर डिफ्यूज्ड लेयर पर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट अपना कैटायन प्रोवाइड करेगा, और अगर डिफ्यूज्ड लेयर पे चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट अपना एनायन प्रोवाइड करेगा। और ऐसी कंडीशन में एक और लेयर सेटअप हो जाएगी अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल, एंड ड्यू टू दिस लेयर फॉर्मेशन द कोलोइडल पार्टिकल हैव अ tendency to settling down at the bottom, and this property known as flocculation या simply you can say coagulation। अब मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया, अगर हमारी डिफ्यूज्ड लेयर पर चार्ज नेगेटिव है तो, और मैंने सपोज Ki को ऐड किया, तो Ki पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक K पॉजिटिव आयन जो है वो एक नेगेटिव आयन डिफ्यूज्ड लेयर को न्यूट्रलाइज करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आयन लिया होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, इसका मतलब एक कैल्शियम आयन डिफ्यूज्ड लेयर के 2 नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा कैटायन की वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी कोएगुलेट करने की टेंडेंसी होगी, एंड दिस प्रिंसिपल यू हैव टू समराइज इन अ फॉर्म ऑफ दिस हार्डी-शोल्ज लॉ। तो हार्डी-शोल्ज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है उसकी कोएगुलेट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैंने Na पॉजिटिव आयन लिया है या K पॉजिटिव आयन लिया है, उन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कोएगुलेट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा उनके अंदर नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर उन पार्टिकल्स पर चार्ज, अगर आप बजाय उसके कैल्शियम आयन को लेते हैं तो कैल्शियम आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनमें ज़्यादा कोएगुलेट करने की टेंडेंसी है। और अगर आप एल्यूमिनियम आयन को लेंगे तो वहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, उनकी कोएगुलेट करने की प्रॉपर्टी और भी बढ़ जाएगी। तो बिगर द या हायर द वैलेंसी ऑफ द आयन एंड मोर द पावर ऑफ कोएगुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन वैल्यू या इसी को बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। तो दिस डेफिनेशन जो है वो फ्लक्चुएशंस की टर्म्स को बता रही है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल्स में दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter of colloidal salt so as to bring their complete coagulation, and though that known as the coagulation value या precipitation value या coagulation power या precipitation power, ठीक है। हार्डी-शोल्ज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी greater the valency of the coagulation या floculating ion and greater the power of its coagulation, and this Hardy-Shor's principle is asked many times in the examination, तो please remember the definition of this one, ठीक है। अभी तक जो टर्म्स हमने स्टडी करी हैं उन सब टर्म्स के अंदर हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कर ली बेटा, हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कर ली है, हमने इन सब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने फ्लक्चुएशंस कर लिया, हमने हार्डी-शोल्ज प्रिंसिपल कर लिया। एंड अब हम क्वेश्चन इसमें आते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल का कोई भी प्रेसिपिटेशन ना हो, उसका कोई भी कोएगुलेशन ना हो, तो कोएगुलेशन नहीं करने के लिए
उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पढ़ेंगे उसका नाम होगा गोल्ड नंबर। क्या मतलब है? टू अवॉइड द कंप्लीट फ्लक्चुएशन ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, जिग्मोंडी ने क्या बताया, एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था गोल्ड नंबर। जरा ध्यान से पढ़िएगा इस डेफिनेशन को। क्या होता है गोल्ड नंबर? तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या मतलब है प्रोटेक्टिव कोलाइड का? जिसका हम कोएगुलेशन नहीं होने देना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम मास इन मिलीग्राम। मतलब जो कंपाउंड हम प्रोटेक्टिव कोलाइड के अंदर मिक्स कर रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी के फॉर्म में मिलीग्राम्स के अंदर, ठीक है, विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल। रेड गोल्ड सॉल्ट क्या होता है? एक तरह का प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। और रेड गोल्ड सॉल्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी मिलेगी गोल्ड की? दिस इज 0.0058% आपको मिलेगी इतनी क्वांटिटी। सो देर इज नो कोएगुलेशन ऑफ द गोल्ड सॉल्ट टेक्स प्लेस। अगर वो गोल्ड सॉल्ट कोएगुलेट करता तो उसका रेड कलर ब्लू हो जाता, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दैट मस्ट बी 1 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जरा ध्यान से समझिए डेफिनेशन को। हमने रेड गोल्ड सॉल्ट का कोएगुलेशन नहीं होने देना है। अगर वो कोएगुलेट करेगा तो उसका रेड कलर ब्लू बन जाएगा, और उसके इस प्रॉपर्टी को अवॉइड करने के लिए हम 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कोएगुलेट करता। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने के साथ साथ किसी भी XYZ कंपाउंड की क्वांटिटी मिलीग्राम में जो ऐड की जाती है, जो उसका कोएगुलेशन नहीं होने देना चाहता, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इज द मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन। मतलब हमारे पास रेड गोल्ड सॉल था, हम इस रेड गोल्ड सॉल के अंदर अगर 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो उसको कोएगुलेट कर जाना चाहिए। लेकिन वो कोएगुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की कुछ क्वांटिटी आपने ऐड करी है मिलीग्राम में, और उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। तो दिस डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर। तो हर कोलाइडल सॉल्ट्स के लिए गोल्ड नंबर अलग अलग होते हैं। जिसे जैसे गोल्ड नंबर क्या? जिलेटिन क्या है इसका गोल्ड नंबर? इतने %, एंड रेसिप्रोकल करने पर ये उल्टा हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैसीन का, हीमोग्लोबिन का, एल्बुमिन का, एंड गम अरेबिक का, पोटैटो स्टार्च का, एट्सेट्रा। तो ये डेफिनेशन प्लीज़ करिएगा, एंड दिस डेफिनेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कोलॉइड। ठीक है बेटा, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले मेडिसिन का जो मेथड होता है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन भी किस तरीके से वर्क करती हैं कि जो हमारे जर्म्स के आसपास एक लेयर बना लेती हैं, और जिससे वो बेसिकली इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता और हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री होने में हेल्पफुल होती है। फूड पार्टिकल्स, नंबर फूड पार्टिकल्स जो हम इनटेक करते हैं उनके अंदर भी हम कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स मिलाते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड भी एक कोलाइडल सॉल्ट्स का एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं किसी भी मड की, सॉइल की, और स्प्रे करने से वो कोएगुलेट कर जाते हैं, और कोएगुलेट करने से वो रेन के फॉर्म में गिर जाते हैं। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। डेल्टा बहुत एग्जाम में पूछा गया है, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए ये जो डेल्टा फॉर्मेशन है, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। आपको मालूम है रिवर वाटर कंटेन्स वेरियस कोलाइडल पार्टिकल्स, उसमें क्ले है, सैंड है, एंड मैनी अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। तो जब ये मीठा पानी, मतलब जो रिवर वाटर है, जब सी वाटर में मिलेगा जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जितने भी आपके ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, तो जिस जंक्शन पर रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है वहाँ पर कोएगुलेट करना शुरू कर देते हैं, और उस कोएगुलेशन से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये टर्म आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, व्हाट इज़ डेल्टा फॉर्मेशन। तो डेल्टा फॉर्मेशन इज़ अ टेक्निक
और जिस डेल्टा फॉर्मेशंस का जो एग्जाम्पल है वो प्रेसिपिटेशन ही है एक तरह का, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो ब्लूइश अपीयरेंस होता है वो उसमें जो स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू कलर की, वो टिंडल इफेक्ट ही है एक तरीके का। तो टिंडल इफेक्ट का मिनिमम वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, एंड दैट्स वाई उसकी स्कैटरिंग हो जाती है जो टिंडल इफेक्ट ही है। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी इसी की वजह से होता है। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ द सोप भी एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है, सोप सोल्यूशन, जो आपकी स्मोक स्क्रीन जो होती हैं जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एंड उनको क्रिएट करने के लिए भी हम यही कंटेंट अप्लाई करते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस जो आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द सम अकाउंट ऑफ द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एंड दीज प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आर्टिफिशियल रेन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एंड ब्लू कलर एंड द टेल ऑफ द कॉमेट्स, ब्लड का एग्जाम्पल, ये भी आपका कोएगुलेशन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल बेसिकली आपके इम्पोर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू।